दोस्तों एसएससी पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं एसएससी सीएचएसएल को ध्यान में रखते हुए एसएससी के सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की गई है। आज हम बात करेंगे 10 मार्च 2023 को शिफ्ट नंबर 3 का जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है। सबसे छोटा पूछा गया है। तो 14 की पावर 1/3, 12 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/6 और 25 की पावर 1/12। तो आप कैसे करेंगे कि जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न है तो आपको क्या करना है। देखो इसका ले लेना है एलसीएम। किसका? जो ये पावर है 3, 2, 6 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 12 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी 12 की मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी 12 की मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी 12 की मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर भी 12 की मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो जाएगा? देखो 3 से काटेंगे 4 बार, तो 14 की पावर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगी 14 की पावर 4 संख्या बन गई एक। तो दूसरी क्या बनी? ये 2 से काटेंगे 6 बार, तो 12 की पावर क्या हुई? 12 की पावर क्या हुई? 6 हुई। फिर क्या हुआ? यहाँ से काटेंगे 2 बार, तो 16 की पावर कितना हुई? 16 की पावर 2 हुई। और यहाँ से काटेंगे 12 से काटेंगे 1 बार, तो वो क्या होगा? 25 की पावर कितनी हुई? 1। अच्छा एक बात बताओ, छोटी सी इनमें से सबसे छोटा कौन होगा? तो 25 की पावर 1 कितना होगा? 25। 16 की पावर 2 कितना होगा? 256। अब 12 की पावर 6 और 14 की पावर 4 कितना हो जाएगा? ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है? 25। तो ये कितना हो जाएगा? 25 की पावर 1/12। तो कौन सा लगाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि आप कहेंगे कि भैया इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है 25 की पावर 1/12 ये सबसे छोटा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि 15 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 अपॉन 15 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर माइनस के बराबर क्या है? 19 है। तो आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर ज्ञात करना है के का मान। तो अच्छा एक बात बताओ, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब, सॉरी ए की क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है। तो अब एक बात बताओ कि 15 की पावर 4 और 15 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 15 प्लस 4 इंटू क्या होगा? 15 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर और माइनस के 60। आप इसको लिख सकते हैं अपोन में कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू क्या है? 19। ये आपको प्रूव करना है 19 क्या होगा कि नहीं होगा, ये प्रूव करना है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर पूछा गया है के का मान। तो आप एक बात बताओ, 15 4 कितना होता है? 19। और ये देखो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर के का मान कितना होगा? के का मान होगा कितना? 60। तो आप यहाँ पर बोल देंगे कि के का मान कितना होगा? 60 होगा। माइनस 60 नहीं, ओनली 60, क्योंकि के तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर कितना होगा? 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि भैया अगर के का मान कितना है? 60 है, तो आप क्या होगा? ये मान दिया गया है तो ये किसके बराबर होगा? 19 के बराबर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 3 की हम बात करते हैं। इंग्लिश के जो है बच्चे वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। वेट ऑफ आयुष एंड अभिषेक का दिया गया है, रेशियो दिया गया है 8:5 का। इंक्रीज होता है 40%। ठीक है, टोटल वेट में क्या होता है? दोनों का 60% होता है। टोटल वेट भी कम 104 होता है। तो अब क्या करना है? चलो हिंदी वाले पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या है कि आयुष और अभिषेक का वजन का अनुपात कितना है? 8 और 5 है। ठीक है, वेट का रेशियो कितना दिया गया है? यह है 8:5। इसका आयुष और अभिषेक का। अभिषेक का वजन, ये कौन है? ये आयुष है, ये अभिषेक है। अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है। आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन 60% बढ़ जाता है। यदि कुल वजन कितना है? 104 kg हो जाता है, तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना होगा? चलो ये बात की गई है। प्रश्न में क्या कहा गया है कि 8 और 5 कितना है? 13 अनुपात में। ओवरऑल कितना है इनका? 13 है। अब इसने कहा है कि अभिषेक का वजन कितना बढ़ गया? अभिषेक का वजन 40% बढ़ गया। तो 40% कितना? अभिषेक का 40% कितना होगा? 2/5, तो मतलब 2 बढ़ गया। तो अब कितना होगा इसका? अब होगा वेट 7। आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन 60% बढ़ जाता है। दोनों का कुल वजन कितना होगा? 8 और 5 कितना होगा? 13। 13 का कितना? 60%। 13 का 60% कितना हो गया? अब एक काम करो, इसको क्या करो, दशमलव से बचने के लिए 1 0 यहाँ पर लगाओ, 1 0 यहाँ पर लगाओ और 1 0 यहाँ पर कर लो। तो 130। 130 का कितना हुआ? अब ये हुआ कि 60% बढ़ गया। तो 60% कितना हो गया यहां पर? तो क्या होगा? देखो मैं एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूं इस प्रश्न को। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। यहां पर रहते हैं कि भाई देखो क्या है कि अभिषेक और आयुष यहां पर ले लेंगे आयुष और ये लेते हैं अभिषेक। इनके वजन का अनुपात कितना है? इनके वजन का अनुपात है 8:5। ओके,
तो टोटल कितना हुआ, टोटल हो गया 13। ठीक है, अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है। अब 40% बढ़ जाता है और आगे बोला है कि दोनों का वजन 60% बढ़ा, तो क्या कर लेते हैं कि जीरो लगा लेते हैं। ठीक है, जिससे आसानी हो जाए कि प्रश्न पॉइंट में न जाए। अब इसने कहा है कि भैया क्या हुआ कि अभिषेक का वजन 40% बढ़ गया, तो 40% अभिषेक का वजन बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 40% 2/5, तो 50 का 2/5 तो क्या होता है, देखो 50 का 40% कितना हो जाएगा, या तो 140% निकालो, 140% कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 14×5 70। तो अब इसका वजन कितना हो गया, अब इसका वजन हो गया 70। ठीक है, ये समझ में आ गया, अब इसका वजन कितना हो गया, 70 हो गया। अब इसने कहा है कि जो अभिषेक और आयुष का दोनों का वजन कितना प्रतिशत बढ़ गया, 60%। तो 130 का कितना प्रतिशत बढ़ेगा, 60%। तो 130 का 60% बढ़ गया, तो ये कितना होता है भाई, देखो 2 0 से 2 0, 13 78। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कितना था 130, उसमें 78 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 208। अब उसका वजन कितना हो गया, अब उनका वजन हो गया भाई 208। ठीक है, अब क्या बोला गया है प्रश्न में, प्रश्न में बात की गई है कि भैया कि यदि दोनों का कुल वजन कितना है 104 हो जाता है तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन बताओ। अच्छा एक बात बताओ, यहां से अगर देखो 208 टोटल हुआ, 70 किसका है, अभिषेक का, तो आयुष का कितना हुआ 138 हो गया। ठीक है, तभी तो इनका योग कितना होगा, ये होगा टोटल वजन। अब लेकिन इसने प्रश्न में बोला है कि भैया अगर 208 का मान 104 है, 208 का मान 104 है, तो एक का मान कितना हुआ 1/2। तो वृद्धि के बाद इसका वजन कितना हो जाएगा, तो इसका भी कर देंगे 1/2, तो 138 का 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 69 kg। तो कितना वजन हुआ इसका, आयुष का, ये हो जाएगा 69 kg। यही आपका राइट आंसर था। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। लाइन बाय लाइन प्रश्न को पढ़ते जाना था और प्रश्न को सोल्व करना था। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न आपको दे दिया गया है। ठीक है, एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है प्रश्न में कि नूतन को क्या हुआ है, एक बैंक और एक ऐप से ऋण के 2 प्रस्ताव मिले। ठीक है, ऐप ने 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 10,000 रुपए का प्रस्ताव दिया और बैंक ने समान दर मतलब 15% की दर पर ही तथा समान समय के लिए लेकिन साधारण ब्याज का समान राशि का प्रस्ताव रखा। ब्याज के बीच अंतर बताओ। अच्छा एक बात बताओ, 15% की दर से कितना है, 15% की दर है, टाइम है कितना 2 साल। तो आप एक बात बताओ, यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि भैया 15 गुना में 2 = 30%। तो 2 साल के लिए कितना होगा 30% हो जाएगा। फिर मैंने आपसे कही कि ठीक है भैया ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम चक्रवृद्धि की बात करें तो CI कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया देखो अच्छी प्रतिशत है, तो आप क्या कर सकते हैं नेट इफेक्ट का यूज कर लीजिए, x + y + xy/100 और यहाँ से आप प्रतिशत निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितना आएगा, आप कहेंगे भैया 15 + के 15 और प्लस क्या करेंगे 15 गुना में 15 और ऊपर से उसे भाग कर देंगे किससे 100 से। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया भैया 15 15 कितना होगा 30 और 30 + के 225 और 225 को जब आप 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर ये टोटल हो जाएगा कि 32.25%। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 32.25। साधारण ब्याज कितना आया 30%। ब्याज के लिए प्रस्ताव पैसे कितना दिया है 10,000 रुपए का। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है कि भैया आप ये बताओ कि ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। तो अंतर कितना है 2.25, तो आप 2.25 का अंतर आया, तो यहाँ पर लिखेंगे अंतर कितना है CI और -SI कितना आया 2.25% का अंतर आया। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, आप कहेंगे भैया हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है राशि में अंतर। प्रतिशत में तो पता लग गया, लेकिन राशि निकालनी है, तो राशि किसकी निकालेंगे 10,000 का। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 2.25% निकालेंगे, 1/100% हटाएंगे तो, और किसका 10,000 का। तो ये कितना होगा, देखो 2 अंकों के दशमलव से 2 से 2 चला गया, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर कितना होगा 2 से ये 2 चले गए, तो कितना बचा 225। तो 225 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। तो इसी के साथ प्रश्न नंबर 4 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 क्या है, लाभ हानि से संबंधित प्रश्न है कि एक जैकेट को 9,610 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी जैकेट को 7,690 में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। तो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए जैकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए।
बड़ा ही प्यारा प्रश्न है और आपको इस प्रश्न को करने का सटीक तरीका बताऊंगा। देखो बेसिक से अगर जाएं तो नॉर्मल बात क्या है कि एक जैकेट को 900 क्या होगा 9610 में बेचने पर अर्जित लाभ, तो 9610 में बेचने पर अर्जित लाभ क्या होगा भाई? भाई लाभ क्या होता है? लाभ होता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य कम हो, ये लाभ होता है। तो आपने क्या कहा है कि 9610 में तो बेची, तो ये क्या हुआ? ये तो होगा लाभ, ठीक है, ये तो लाभ होगा। ये लाभ किसके बराबर है? जो इसने क्या करा, अब क्या करा 7690 में बेचने पर नुकसान उठाए, तो नुकसान कब होगा? जब सीपी आपका ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम होगा। विक्रय मूल्य कितना है? ये। तो यहां से आप सीपी निकाल सकते हैं। कैसे? आप करेंगे कि भाई 2CP बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? अब क्या होगा 9610 प्लस के 7690। अब सीपी का मान आप यहां से निकाल सकते हैं कितना? आप क्या करेंगे भैया, इनको जोड़ देंगे। 9 और 1 कितना हुआ? 10 हुआ। 6 और 6 12 और 1 13 हुआ। 9 और 7 16 और 1 17 हुआ। और उसको भाग करेंगे किससे? आप 2 से भाग करेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे 2 8 16, 2 6 12 और 2 5 10, 8 4 650। अब ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया सीपी, ठीक है। तो सीपी आने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर 10% का लाभ अर्जित करना है। तो आपको क्या निकालना है? सीधा आपको निकालना है 110%। ये तो आपको निकालना है, तो यह निकाल लो। तो 11 पंजे 55, मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा? यूनिट डिजिट आएगा 5। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो प्रश्नों में यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है। अब 11 पंजे 55 5, तो 11 छुको 66 और 5 कितना हुआ? 71, मतलब क्या आएगा? 15 आएगा लास्ट में। तो 15 इसमें भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो था बिल्कुल बेसिक, इसको हम क्या करेंगे? बिल्कुल बेसिक नॉर्मल है। आपको इक्वेशन बनाई और आपने इक्वेशन बनाकर प्रश्न को सोल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं इसका नॉर्मल दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि जब भी आपके सामने सा प्रश्न आए कि 9610 में बेचने पर अर्जित लाभ और 7690 रुपए में बेचने पर हुई नुकसान, दोनों क्या है? में बराबर है। तो आपको सीधे क्या करना है इस प्रश्न में? दोनों को जोड़ देना है। किस किस को? 9610 और किसको जोड़ना है? 7690, और इनको जोड़कर किससे भाग कर देना है? 2 से भाग कर देना है। ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा सीपी। वहां तो पिछली बार तो हमने क्या बनाई? इक्वेशन बनाई। इक्वेशन बनाकर ये लाए थे, लेकिन आपको क्या करना है? जब भी ऐसा प्रश्न आए आपके सामने तो सीधा इनको जोड़ दो, इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन बनाने के बाद क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 9 और 1 10, और ये कितना हुआ? 6 और 6 12 और 1 13, और कितना हुआ? 9 और 8 17, और उसको भाग करेंगे 2 से। तो देखो वो आ जाएगा ना जो पीछे आ रहा था अभी, 2 8 16, 2 6 12, 2 5 10। और फिर क्या निकालना है? लाभ निकालने के लिए इसका क्या निकालो? 110% निकालो। 110% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 9515। तो ये आपका क्या था? राइट आंसर था। तो क्या करना है आपको? समय बचाना है। तो आप क्या करेंगे? ऐसे करेंगे। बेसिक आपने सीख लिया और इसके साथ साथ आपने इसकी अच्छी शॉर्ट ट्रिक भी सीख ली है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 आप सभी के सामने है। क्या प्रश्न में बोला गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकता है जिसमें उसे कोई हानि न हो? उसमें कोई हानि नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, प्रश्न में क्या कहा गया है? प्रश्न में कहा गया है कि एक व्यक्ति है, वो क्या करता है? वो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से मतलब 20% अधिक अंकित करता है। 20% से अधिक क्या होता है? 1/5। मतलब अगर 5 अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, ठीक है। तो अगर उसका सीपी कितना है? अगर उसका क्रय मूल्य 5 है और तो वो कितना अंकित करता है? वो अंकित करता है 6। ये बात नॉर्मल है। अब उसने कहा है कि दुकानदार उसी अपनी वस्तु को बेचने के लिए कितने की छूट दे जिससे उसे कोई हानि न हो। तो देखो सीपी पर बेचना चाहता है तो कितने की छूट देगा? 1 की छूट देगा। किस पर देगा? 6 पर देगा, और गुना में कितना करेगा? 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कितना? 16 सही 2/3% का छूट आपको वहां पर देनी होगी। ये आपका डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो होगा आपका नॉर्मल रेशो मेथड जिससे आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर सकते थे, और ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में बैठकर सोल्व करना है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। क्या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा? कौन सा? आप कहेंगे भैया हमने पढ़ा है कि MP/CP बराबर 100 प्लस P भी हो सकता है या फिर -L भी हो सकता है। अपॉन में क्या होगा? 100 - D। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए तो उसने कहा है कि यहाँ पर उसे कोई हानि नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितना आएगा? हानि क्या है? मतलब हानि 0% है। तो आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं? आप यहाँ पर लेंगे -L, क्योंकि बात हुई है हानि की। तो एक बात बताओ, डिस्काउंट
पूछा गया है। लॉस कितना है 0%। और यहाँ पर एमपी और सीपी कितना है 50 क्या कर रहा है 20% अधिक अंकित कर रहा है। तो 20% कितना होगा 1/5 मतलब 5 अगर उसका सीपी है तो 6 कितना हुआ, ओ सॉरी 5 अगर सीपी है तो 6 क्या हुआ उसका एमपी। ठीक है, तो 6 और 5 का रेशो बन गया बराबर। तो 100 माइनस 0 कितना हुआ 100 अपॉन में ये कितना होगा 100 माइनस डी परसेंट। तो क्या करो कैची बार गुना कर दो, ये कितना होगा 500 या फिर क्या होगा 600 माइनस 6d बराबर कितना होगा 500। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 100/6। तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, दोनों तरीके थे आपके पास, जैसे आपको उचित लगे आप कर सकते थे। अगर आपके माइंड में रेशो मेथड नहीं आया था, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया वो डायरेक्ट करने का प्रश्न था, तो आप क्या कर सकते थे फिर एमपी अपॉन सीपी वाले मेथड से भी जा सकते थे। तो यहाँ आपका प्रश्न नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 क्या है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात किस किस का, दूध होगा मिल्क और वाटर, इनका अनुपात कितना है 1:4। मिश्रण में थोड़ा दूध मिला गया, क्या मिला गया दूध मिलाया गया है, जिससे अनुपात कितना हो जाता है 2:1 हो जाता है, 2:1 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण में कितने प्रतिशत दूध मिलाया गया। अच्छा एक बात बताइए, ऐसे प्रश्न में क्या होता है, इसमें बोला गया है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:4 है। ठीक है भाई, दूध और पानी का अनुपात हमने ले लिया कि 1:4 है। अब मिश्रण में क्या मिलाया गया, दूध मिलाया गया। जब भी ऐसा प्रश्न आए कि मिश्रण में पानी या दूध मिलाया गया, तो जो आपको नहीं मिलाया जाता, मतलब जो मिलाया हुआ, जो तो मिलाया ठीक है, एक चीज मिलाई एक नहीं मिलाई, जो वस्तु जो भी मिश्रण है वो नहीं मिलाया गया, तो उसमें क्या करना है वो आपको बराबर कर लेना है। जैसे इसमें क्या मिलाया गया है, दूध मिलाया गया है, पानी नहीं मिलाया गया है, तो आप क्या करेंगे पानी बराबर कर लेंगे। तो नीचे तो पानी 1 है, ऊपर पानी 4 है, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे कि भैया इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां भी 4 की मल्टीप्लाई और यहां भी 4 की मल्टीप्लाई। तो अब कितना हुआ, अब 1:4 तो कितना हुआ, पहले मिल्क और वाटर का ये हुआ, अब मिल्क और वाटर कितना हुआ, ये होगा भैया आप कहेंगे 8:4 होगा। ठीक है, चलिए अब इसने क्या कहा है प्रश्न में, अब इसने कहा है कि प्रारंभिक मिश्रण के कितने प्रतिशत दूध मिलाया गया, प्रारंभिक मिश्रण का कितना प्रतिशत मिलाया गया। अच्छा प्रारंभिक मिश्रण कितना था 5 था, दूध कितना मिलाया गया 7, तो कितना मिलाया गया, अब ये कहेंगे कि भैया कितना मिलाया गया 7 दूध मिलाया गया, प्रारंभिक मिश्रण 5 था, इसका प्रतिशत निकालने के लिए गुना में 100, तो 5 से करेंगे 20 बार और 20 से करेंगे 7 में मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे कि भैया 140%। तो कितना मिलाया गया, आप कहेंगे कि भैया 140% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा गया है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 126 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 126 है, इसका इवन नंबर्स का सम 126 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। भाई अब देखो 3 क्रमागत सम संख्या क्या हो सकती है, a+2 और a+4। ठीक है, तो ये क्रमागत संख्या होगी। अब इनका जो योग है, इनका जो योग है वो कितना दिया गया है, वो 126 दिया गया है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं a 3a बराबर कितना होगा, 3a बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 126 में से कितने जाएगा 6 चला जाएगा, तो कितना बचा 120। 120 a का मान कितना आएगा, 3 से भाग करेंगे 40। तो सबसे छोटी संख्या क्या हुई, सबसे छोटी संख्या आप कहेंगे कि भैया सबसे छोटी संख्या जो है वो तो हुई 40, और सबसे बड़ी संख्या क्या हुई, आप कहेंगे कि भैया ये होगी 44। तो आपको ज्ञात करना है कि इनका मल्टीप्लाई, सबसे छोटे सबसे बड़ी का तो 40 और गुना में 44, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया आप कहेंगे 1760। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 8 का यहाँ पर क्या कर सकें, सोल्यूशन देख चुके हैं। प्रश्न नंबर 9 की हम बात करेंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या है कि 5 विषयों में से राकेश पहले 3 विषयों में औसत अंक 75 थे, अंतिम 3 विषयों में औसत अंक 82 थे। यदि तीसरे विषय में उसके अंक 66 थे, तो सभी 5 विषयों में उसके औसत अंक बताओ क्या होंगे। देखो क्या प्रश्न है, प्रश्न यह है कि टोटल कितने विषय थे, 5 विषय थे। ठीक है, टोटल कितने विषय थे, टोटल 5 विषय थे। अब टोटल 5 विषय थे, अब क्या हुआ, पहले 3 थे जो
पहले जो 3 थे उसमें क्या लाया, उसमें 75 अंक थे। अब अंतिम 3 में कितने थे, अंतिम 3 की बात करी गई, अंतिम 3 की बात करी तो उसमें कितने थे, 82 थे। अब तीसरे का अंक दे दिया गया कि आपके पास थर्ड था, जो थर्ड था उसमें कितने अंक आए, उसमें अंक लेकर आए 66। तो सभी 5 विषयों के औसत अंक बताने हैं। अच्छा के बात बताओ, ये पहले 3 है, इसमें कौन कौन आया होगा, इसमें आया होगा, कहेंगे भैया पहला, ठीक है, दूसरा और तीसरा, ये आ गया। अब इसमें कहेंगे कि भैया बाद के 3 में कौन आया होगा, बाद के 3 में भी आया होगा, तीसरा आया होगा, चौथा आया होगा और पांचवा आया होगा। भाई यही तो बात है, ठीक है। चलिए, अब इसने कहा है कि अंतिम जो है 3 अंक हो गए, औसत अंक कितने थे, 3 विषयों के 82 थे। अब तीसरा अंक दे दिया 66, ये तीसरा अंक था 66, तो 5 विषयों के बताओ। अब एक बात बताओ, अगर हम बात करें यहां पर छोटी सी बात बताओ, अगर हम इनकी बात करें कि पहला, दूसरा, तीसरा, पहले 3 और बाकी 3, तो इसमें क्या होगा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब इनका क्या करें, इनका औसत टोटल कितना हुआ, इनका औसत हमें आप कहेंगे कि भैया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये कितना है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर इसकी बात लें तो कितना हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसका कितना है, आप कहेंगे कि भैया इसका कितना है, सॉरी ये रहा 66, इसका कितना है, 5 विषय हो गए, पहले तीन का कर लिया, अंतिम 3 का कर लिया। एक मिनट एक मिनट, अच्छा चलिए, तो हमें एवरेज किसका निकालना है, 1 2 3 4 5, इन 5 का। लेकिन हमारे पास है कितनी, 1 2 3 4 5 6, मतलब कोई एक संख्या 2 बार हम गिन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहली 3 संख्या का एवरेज कितना है, कितना है, मतलब इन पहली 3 संख्या का एवरेज कितना है, आप कहेंगे कि भैया इनका एवरेज है 75, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो यहां पर लिख लेते हैं, योग हो जाएगा कितना, यहां कर लेते हैं इसको, तो आप कहेंगे कि भैया योग हो जाएगा 75 और गुणा में 3, ठीक है, ये पहली 3 का योग हो गया। अब हम बात करते हैं बाकी 3 का, इनका एवरेज कितना है 82, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 82 गुणा में 3, तो यहां से 3 कॉमन ले लूं, ये कितना होगा 75 और प्लस के 82, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, टोटल संख्या कितनी हुई, 6, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 3 को 2 बार गिन रहे हैं, तो एक बार इसमें से घटा देते हैं, ये क्या आएगा, इनका योग आ जाएगा 5 संख्याओं का, और एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा कितना, 5 और 2 7 और 8 7 15, 157 की 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 471, कितना हो जाएगा 471, और इसमें से क्या घटाएंगे 66 और 5 से आपको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 405, और 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 81, तो 81 क्या होगा, 81 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है, ठीक है। तो प्रश्न ये कंप्लीट होता है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 टाइम एंड वर्क से संबंधित है, इंग्लिश माध्यम वाले, अंग्रेजी माध्यम वाले यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगर बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो हिंदी माध्यम वाले देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि पी अकेला एक काम 10 दिनों में पूरा कर सकता है। पी कितने दिनों में कर रहा है भाई, 10 दिनों में। क्यों 15 दिनों में कर सकता है, क्योंकि बात करें क्यों 15 दिनों में कर सकता है, काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए, कितने दिनों में, काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए आर को काम पर रखा जाता है। तो पी, क्यू और आर तीनों मिलकर 4 दिनों में कर सकते हैं, और अकेले उस काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा, भाई कितने दिनों का समय लेगा, तो कितने दिन का टोटल वर्क कितना है 60 है। यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कि भैया आप कहेंगे कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, यहाँ पर लिख लें ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, भाई ए की एफिशिएंसी आ गई कितनी, कर लेते हैं इसको, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, बी की एफिशिएंसी, क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ गई, पी की एफिशिएंसी 6 आ गई, क्यू की एफिशिएंसी आ गई 4, और पी, क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी आ गई 15, ठीक है। अब इसमें कहा है कि भाई आर को अकेले को करना है, तो टोटल पी प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी कितनी आई, ये आई 15, पी की एफिशिएंसी कितनी आई 6, क्यू की एफिशिएंसी 4,
आर की आपको निकालनी है, टोटल है 15, तो आर की एफिशिएंसी कितनी आ गई, आप कहेंगे कि भैया आर की एफिशिएंसी आ गई 5, तो टोटल वर्क कितना है 60, उसको 5 की एफिशिएंसी से निकालना है तो कितने दिन लगेंगे 12 दिन। कौन किसको लगेंगे, ये आर को। तो आर का आंसर कितना है कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है कि 12 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देख सकते हैं अंग्रेजी माध्यम वाले यहाँ पर कि प्रश्न आपको यहाँ पर लिखा हुआ है और 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा सही आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न क्या है कि विवेक भैया क्या करते हैं, सुबह 8 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करना शुरू करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद 4 घंटे बाद 120 की चाल से नीरज उसी दिशा में, भाई देखो क्या हुआ, पहले कौन चला, विवेक, कौन सी दिशा में, मान लिया इस दिशा में चला है, फिर क्या हुआ, ये चला है 8 बजे, 8 बजे, और स्पीड क्या है, स्पीड है इसकी 8 AM पर, और स्पीड है इनकी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 घंटे तक ये चलते रहे भाई, 4 घंटे तक ये कितनी डिस्टेंस तय कर ली उन्होंने, 4 घंटे में कर ली उन्होंने 280 किलोमीटर, ये डिस्टेंस आ गई। अब कौन हुआ, अब भाई नीरज बाबू चले हैं, कौन कौन चला है दूसरा, नीरज बाबू, किस समय 4 घंटे बाद इसी दिशा में, किसी स्पीड से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 120 की स्पीड से चलते हैं। अब हमने पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, कि नीरज जो है विवेक को 5:36 पर एक दूसरे से मिलते हैं, ये पूछा गया है। शाम 4 बजे तक नीरज और विवेक दोनों के द्वारा तय की गई कुल दूरी 1080 किलोमीटर होगी, दोनों आपसे पूछा गया है। तो देखो डिस्टेंस कितनी है, अब नीरज कौन सी डिस्टेंस तय करेगा, 280 किलोमीटर की। अब एक ही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, अब किस समय चल रहे हैं, मतलब अब 4 घंटे बाद, मतलब 12 बजे हो गए, अब 12 बजे ये चलेगा और 12 बजे ये चलेगा। तो अब आपको क्या करना है, देखो डिस्टेंस कितनी, 280 तय करेगा नीरज को, नीरज को 280 किलोमीटर तय करनी है, एक ही दिशा में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, 180 में से क्या हो जाएगा 70 घट जाएगा, तो कितना होगा 280 और बट्टे में कितना हो गया 50, तो 0 से 0 मतलब 28 बट्टे कितना हो गया 5, तो 28 बट्टे कितना होगा 5 हो गया। तो अब देखो कितना समय लगेगा, 5 पंजे 25 और कितना होगा 5 पंजे 25, बच गया 3 और बच गया 5, तो 5 सही 3/5 घंटे, मतलब अगर इसको मिनट में बदले तो यहाँ पर 60, तो कितना हो जाएगा, ये गुना करेंगे 12 3 36, तो 5 घंटे 36 मिनट, मतलब 5 घंटे 36 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, किससे 12 बजे से। तो 12 में अगर 5 घंटे 36 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि शाम के 5 बजेंगे और 36 मिनट होंगी, तब ये आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 तो आपका बिल्कुल सही है कि भैया सही बोल रहे हैं कि 5:36 पर ये मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि विवेक और उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी। अच्छा एक बात बताओ, 12 बजे से 5 बजे तक कितनी दूरी तय कर लेगा, 4 बजे तक कितनी दूरी तय कर लेगा, कौन, नीरज। भाई आप कहेंगे कि भैया 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, स्पीड कितना है, मैं आपको यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड 4 घंटे में 480 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, और भाई ये कितनी दूरी तय कर लेगा, शाम किससे शाम 4 बजे तक, सुबह ये तो सुबह 8 बजे चला है, तो सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 घंटे, तो 8 घंटे में 560 किलोमीटर की दूरी, 70 की स्पीड से 8 घंटे में कितना हो जाएगा 560, तो इनका योग कितना हुआ, 8 और 6 14, और ये कितना हुआ 5 4 4 9 और 1 10, तो 1040। तो आप कहेंगे कि भैया ये तो गलत है, कि ऑप्शन नंबर क्या है, जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ये गलत है, केवल स्टेटमेंट नंबर 1 आपका सही है, कि वे क्या करेंगे 1040 5:36 मिनट पर मिलेंगे, लेकिन वे शाम तक 1040 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अलजेब्रा से संबंधित प्रश्न है कि x² + 1/x² = 38 है, तो x - 1/x का मान बताओ। मैंने आपको बताया था कि x + 1/x = अगर p है तो कितना होगा, ये हो जाएगा x² + 1/x² = p² - 2। इसमें एक चीज और एड ऑन कर लीजिए, क्या कि अगर x - 1/x = भी p है तो क्या होगा, तो होगा x² + 1/x² = क्या है, ये होगा p² + k2, ठीक है। तो मतलब आपको देखो मान किसके ज्ञात करना है, x - 1/x, तो यहाँ पर क्या है, मतलब ये मान किसका दिया गया है, 38 किसका मान दिया गया है, ये दिया गया है p² +
टू का मान, तो ये कितना देगा है 38। तो यहाँ से पी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 38 में से 2 गया 36, और पी का मान कितना हो जाएगा 36 का रूट कितना होगा 6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आपका जो आंसर है x माइनस 1/x इक्वल टू कितना है 6 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू कितना होगा, आप कहेंगे कि भैया 3abc होगा। सीधा आपको आंसर लगाना था। कैसे कि भैया आपको पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू कितना होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो जहां पर आप जीरो रखेंगे तो जीरो की मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे जीरो हो जाएगा, और फिर क्या होगा, ये होगा माइनस के 3abc इधर आ जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर 13 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा गया है कि थीटा बराबर 45 डिग्री दिया गया है, तो आपको मान ज्ञात करना है। अच्छा एक बात बताओ, थीटा बराबर कितना दिया गया है 45 डिग्री। आपको पता होगा कि यहाँ पर देखो कोस थीटा और सेक थीटा, ठीक है, कोसेक और सेक दिया गया है। तो कोसेक थीटा और सेक थीटा कितना होता है, थीटा बराबर अगर 45 डिग्री हो तो कोसेक थीटा बराबर कितना होता है √2, सेक थीटा बराबर कितना होता है √2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा 2 गुना में √2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 गुना में √2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुना में √2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और प्लस 2 तिया 6, तो 3 और 6 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा, और प्रश्न बहुत ही इजी है, ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या होगा √3, तो टेन थीटा √3 कब होता है, जब थीटा का मान कितना होता है 60 डिग्री होता है। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है सिर्फ मान, यहाँ पर थीटा का मान 60 डिग्री रख लेना है और प्रश्न को सोल्व कर लेना है। तो 3 और गुना में साइन थीटा साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो यह होगा √3 और अपॉन में 2 का क्या होगा होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पर कोसेक 60 का मान कितना होगा 1/2 अपॉन, ये तो उसका मान ऊपर का मान हो गया। अब नीचे का मान यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुना में 1/2 और प्लस के कितना होगा 5, तो 2 से 2 कैंसिल, तो नीचे का मान कितना होगा 6। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि भैया ये हो गया कितना, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3 गुना में 3/4 और प्लस में कितना होगा 1/2, तो 3 3 9 9/4, तो 9/4 कितना हुआ, देखो ये हुआ 9/4 प्लस यहाँ पर है 1/2, 2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई तक करेंगे ये कितना होगा 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 10/4। अब 10/4 है, अब नीचे क्या है, नीचे है इसके 6, तो कितना हो जाएगा, अब देखो 10/4, ठीक है, और अब क्या होगा नीचे कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना, देखो यहाँ पर कितना दिया गया है, तो जाएगा 3 3 9/4 हो गया ना, 3√3/2 का होल स्क्वायर प्लस के कोसेक 60 का मान कितना होगा 1/2, ये होगा 1/2 से 1 और 1 प्लस के 6। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये हो जाएगा, तो 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी, तो 10 1/6 आना चाहिए, फिर कहाँ गड़बड़ हुई 3 3 9/4, ओहो देखो यहाँ पर हो गई, यहाँ पर 2 आएगा, तो कितना होगा 11/4, तो यहाँ पर कितना होगा 11, तो कितना हो जाएगा 11/24। तो कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि राइट आंसर क्या है 11/24। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्तों। प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में बोलता है कि भैया आपको दिया है कि साइन c प्लस डी का मान कितना है √3/2, ये दिया गया है कि साइन c प्लस डी का मान दिया गया है √3/2, और सेक c माइनस डी का मान कितना दिया गया है, यह है सेक c माइनस डी का मान कितना दिया गया है 2/√3। तो यहाँ से c और d की वैल्यू ज्ञात करनी है। अच्छा एक बात बताओ, √3/2 किसका मान होता है, सेक के साइन में किसका होता है साइन 60 का, तो आप कहेंगे भैया साइन c प्लस डी बराबर ये क्या किसका मान दिया गया है, ये दिया गया है साइन में 60 का मान, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया c प्लस डी का मान कितना है, c प्लस डी का मान है 60 डिग्री। यहाँ पर ऐसी बात करें तो ये किसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक किसका मान 30 का मान,
तो सी माइनस डी का मान कितना हुआ, सी माइनस डी का मान हुआ 30। तो दो इक्वेशन बन गई आपके पास, कौन कौन सी, आप कहेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो आपको क्या ज्ञात करना है, एक क्या है देखो, सी प्लस डी है, सी माइनस डी है। तो अगर आपको ज्ञात करना है सी का मान, तो आप क्या करेंगे, दोनों का योग 60 और 30 90 और 2 से इसको भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 45। अगर सी का मान 45 आ गया तो डी का मान आप निकाल सकते हैं, डी का मान कितना आ जाएगा 15। तो 45 और 15 ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 16 भी आपका कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 है, एक त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी। चलिए बात करते हैं। एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान है, ये 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में बात की गई है। प्रश्न में बोल दिया गया है कि त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। यह है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब समद्विबाहु के परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि समद्विबाहु के परिवृत्त की त्रिज्या मतलब क्या होगा, इसके क्या है, परिवृत्त है। ठीक है, इसके बाहर क्या एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या क्या होगी। जैसे हम बात करें तो यहां पर एक वृत्त बना लेते हैं। मैं आपको एक बार अच्छे से बना देता हूं इसको। ठीक है, नॉर्मल पहले वृत्त ही बना लेते हैं। इसमें क्या है, एक त्रिभुज है, ये है। ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। अब इसका क्या ज्ञात करना है, आपको परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यहां से यहां तक का आपको मान ज्ञात करना है। अगर ये केंद्र बिंदु है तो ये क्या होता है, यहां से इस पर लंब डालें। ठीक है, तो यहां पर ये क्या होगा, आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, देखो जब ये यहाँ पर लंब बटा तो क्या हुआ, देखो ये इसको क्या करेगा, आधी आधी भुजाओं में बांट देगा। अगर कंप्लीट 12 है तो ये कितना होगा, ये होगा 6 और ये होगा 6। अब यहाँ से आपको लंब बटा तो ये क्या हुआ, एक बन गया क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये क्या है, देखो ये क्या बना, ये बना, आप कहेंगे कि भैया ये कर्ण है, ये आधार है और ये क्या होगा लंब। तो आप कैसे निकालेंगे, आप करेंगे कि भैया 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और कितना होगा अपॉन इसका कर देंगे रूट। तो ये अंडर रूट में कितना होगा 45। आप कहेंगे 9 पंजे 45 और इसका करेंगे रूट, तो कितना आ जाएगा 3√5। तो 3√5 इसका यहाँ पर मान आ गया। अब आपको ज्ञात करना है परिवृत्त की त्रिज्या। तो त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, ये होती है ABC अपॉन 4 डे। तो ABC क्या होगी, तीनों भुजाएं, तो कितना होगा 9 गुना में 9 और गुना में 12 अपॉन 4। त्रिज्या ये त्रिभुज क्या होता है, मतलब ये क्या है, इसका क्षेत्रफल। तो संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुना आधार। आधार कितना होगा, टोटल 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 आधार कितना है 12 और ऊंचाई कितनी है 3√5। तो क्या कर लेना है आपको, बस यहां से काट लेना है। देखो 12 से 12 गया, 2 से कितनी बार कटा, 2 से कितना आता 2 बार। तो 3 से कितनी बार कटा, 3 से 3 बार। तो ये कितना होगा, ये होगा 9×3 = 27 और 27 बटे कितना हुआ, 27 बटे कितना हुआ, देखो यहां पर कितना होगा 2√5। ठीक है, अब √5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 27√5 और बटे 5 दूनी 10। तो कहां से, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि आप कहेंगे कि भैया हमारा आंसर है कि 27√5 ठीक है, तो प्रश्न नंबर 17 भी कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्त को स्पर्श करता है। मतलब ये है कि एक त्रिभुज यहां पर है, सॉरी एक वृत्त ये है, ठीक है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। ठीक है, तीनों की त्रिज्या कितनी है, यह 7 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक ले जाए
और यहाँ पर ये परत है तो इसकी भी कितनी है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, ये 7, इसकी भी 7 और इसकी भी 7, ये भी 7। अब इसमें क्या कहा गया है कि इन वृत्तों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्या ज्ञात करना है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र का क्या करना है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है, देखो यहां से यहां कर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है जी, इतना हो गया। अब हम बात करते हैं, एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं भाई। तीनों वृत्तों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब देखो, आपने ये बना लिया, आप कहेंगे कि भैया बन गया। आप एक चीज देखो, 7 और 7 14, 7 और 7 14 और 7 और 7 14, मतलब ये कौन सा त्रिभुज बन गया। आप कहेंगे भैया ये तो एक समबाहु त्रिभुज बन गया कि तीनों भुजाएं समान है। अब इसमें से आपको क्या निकालना है, देखो इसमें से आपको किसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो अगर आपको जो ये बीच में जो जगह बची है ना, ये आपको इसका क्षेत्रफल निकालना था, इसका बस, और किसी का नहीं निकालना। तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि आप कहेंगे कि भैया जो ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4a², मतलब भुजा का स्क्वायर। इसमें से क्या घटाना है, ये घटाना है इसका क्षेत्रफल। ये किसका क्षेत्रफल, जो ये त्रिज्या खंड बने हैं कि कौन कौन से, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर ये त्रिज्या खंड आप क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो आपको ये बीच में जो बची हुई जगह है, इसका क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे कि भैया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360। यही तो होता है 360 डिग्री। अब यहाँ पर थीटा का मान क्या है, आप कहेंगे कि भैया थीटा का मान क्या होगा। देखो भाई समबाहु त्रिभुज है तो थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा का मान मैं हटाकर इसको लिख देता हूँ 60 डिग्री। आप कहेंगे भैया ये तो एक का, या आपको निकालना कितने का है, 1 2 3 का। तो आप क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर लो। तो 60 से कितना हुआ 180, 180 में कितना गया, 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 180 किससे भाग करेंगे, 2 से, तो 360। तो आप निकाल सकते हैं कितना कि पाई आर का मान कितना है, आर का मान त्रिज्या कितना है 7, तो 7 गुना में 7, सॉरी पाई का मान भी रख लेते हैं, तो यहाँ पर रख लेते हैं, इसको यहाँ पर रख लेते हैं कि पाई r² और अपॉन में कितना होगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, बस आपको ये मान निकालना था, आपका सवाल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अब देखो a का मान कितना है, 7 और 7 कितना है 14, तो कितना हो जाएगा, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 और a का मान कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, √3/4 इंटू 196। अब इसको 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 9 36, तो कितना जाएगा 49√3। तो 49√3 आता है। ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर, और किसी को देखने की आवश्यकता भी नहीं थी। तो यहाँ पर इसका मान कितना गया, ये आ गया 49√3। अब इसका मान ज्ञात करें तो कैसे होगा, आप कहेंगे भैया इसको ज्ञात करने के लिए आपके पास है ना कि आप 22/7 रखो, यहाँ पर क्या रखो, मान रखो 22/7, और कितना होगा, नीचे में क्या है 2 भी है, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसको 11 बार और 1177, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 49√3 और माइनस के 77। तो यही आपको आंसर निकालना था, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। तो इसी के साथ प्रश्न नंबर 18 आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मेहनत सिर्फ आपके लिए हो रही है और आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए हो रही है। आने वाले समय में एसएससी के बहुत से एग्जाम अभी आने वाले हैं, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल को नोटिफिकेशन भी आ चुका है, और उसके बाद सीजीएल होगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 19 आप सभी के सामने। प्रश्न नंबर 19 क्या है कि किसी जीवा द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित उस कोण का मान क्या होगा यदि परिधि पर इस जीवा द्वारा अंतरित कोण कितना है, 66 डिग्री है। अब एक बात बताइए, प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में क्या गया है कि जीवा द्वारा उस वृत्त के केंद्र से पर, किसके केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर पूछा गया है अंतरित कोण क्या होगा। कि जो देखो क्या है, एक त्रिवृत्त है, वृत्त जीवा है, जीवा ने एक कोण अंतरित कर दिया कितना, यहां पर इसका क्या है त्रिभुज है, तो कितना अंतरित कर दिया, यहां पर कर दिया कितना अंतरित, 66। तो उसके केंद्र पर अंतरित
यहाँ पर पूछा है केंद्र पर ये मान कितना है थीटा। तो अगर यहाँ पर मान कितना होता है आपको पता हो जाएगा, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ कितना होगा, ये हो जाएगा 2 थीटा। तो कितना हो जाएगा 2 गुना में 66 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 132। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ प्रश्न नंबर 19 भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि भैया किसी जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण, ठीक है, क्या होता है, उसके केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। या फिर कहेंगे कि परिधि पर अगर कोण बने तो केंद्र पर जो कोण बनेगा उसका दुगना होता है। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम थी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में क्या कहा गया है कि सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की दो वृत्तों के लिए 24 सेंटीमीटर लंबाई दे दी गई है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मान आपको दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या दे दी गई है R1 बराबर 16 सेंटीमीटर, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। बीच की दूरी पूछ ली गई है। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर किसका मान दे देगा आपको, DCT का मान देगा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का कितना 24। और इसका रूट हटाने के लिए इधर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू डी का मान आपको ज्ञात करना है, d² माइनस R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा 10 16 में से कितना गए 6, और इसका क्या होगा होल स्क्वायर। तो d² बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 576 और प्लस कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा टोटल 676। तो d का मान कितना हो जाएगा √676, और √676 किसका होता है 26 का होता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या कितना है 18 सेंटीमीटर। भाई वृत्त की त्रिज्या कितना है 18 सेंटीमीटर है। जीवा AB द्वारा इस वृत्त के केंद्र में बनाया गया कोण 60 डिग्री है। जीवा की लंबाई कितना होगा। अच्छा, कितना बनाया है 60 डिग्री कोण बनाया है, तो जीवा की लंबाई आपसे पूछा गया है। चलिए, अगर प्रश्न कहा गया है कि ये त्रिभुज है, ये एक जीवा है, और यहां से केंद्र से इस पर क्या है 60 डिग्री का, यहाँ पर क्या है ये है 18 डिग्री इसकी त्रिज्या। ठीक है, और इस जीवा की आपसे पूछ ली गई है लंबाई बताओ। तो एक बात होगा, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या कितनी होगी 18 हो जाएगी, ये भी 18 है, ये भी 18 है। केंद्र कितना डिग्री कोण बना है 60 डिग्री, तो यहाँ भी 60 डिग्री वृत्त के केंद्र बनाएगा। और कोण कितने बताए 60 डिग्री बना रही है, तो यहाँ भी कितना बनाएगी 60 डिग्री बना रही है। तो यहाँ से 8 डिग्री, तो यहाँ भी 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये भी 18 हो जाएगी। क्या होगा टोटल कितना हो जाएगा 18। क्यों, क्योंकि ये क्या है बन गया है, एक समबाहु त्रिभुज बन गया है। तो कितना बन गया है 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। इंग्लिश माध्यम वाले आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न दिया गया है। अब हम बात करते हैं आगे। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि 1 सितंबर 2021 को 4 दुकानें 1 2 3 4 बेची गई द्वारा बेची गई क्या होगा चीनी, गेहूं और सूजी का वितरण आपको दिया गया है। किसके द्वारा, चीनी क्या होगा सूजी और किसका गेहूं का। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। यह है शुगर, यह है सूजी और यह है वीट। दुकान 1 3 और 4 द्वारा बेचे गए गेहूं की कुल मात्रा किसके द्वारा, आपके कहा गया दुकान 1 3 4, दुकान 1 3 4 इसके द्वारा, दुकान 1 के द्वारा, दुकान 3 के द्वारा और दुकान 4 के द्वारा। इसमें क्या कहा गया है कि दुकानों द्वारा बेची गई कुल गेहूं की कुल मात्रा सभी 4 दुकानों द्वारा बेची गई चीनी की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत है। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, तो चलिए कर लेते हैं सोल्व। दुकान 1, दुकान 3, दुकान 4, दुकान 1, दुकान 3 और दुकान 4, इसमें किसकी बात की गई है बेचे गए गेहूं की, इसमें बात की गई बेचे गए गेहूं। तो इसमें कितना बचा है, इसमें बचा है 16.5। ठीक है, 16.5। 3 में कितना बचेगा 24 और 4 में कितना है 19.5। तो टोटल कितना होगा 6 4 10 और 19 और 1 20, और ये कितना हुआ 2 और 2 4 और 2 6, तो टोटल कितना होगा 60। चलिए आगे हम बात करते हैं। सभी 4 दुकानों द्वारा बेची गई कुल चीनी, तो कितना हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चीनी की, तो चीनी में कितना हो जाएगा, यह है कि भैया 12.5 है,
इस पहले में तो ठीक है, दूसरे में कितना हुआ 15.3 है, 15.3 हो गई। तीसरे की बात करें तो कितना 20 है, इन्हीं की बात चल रही है। और चौथे में कितनी है 32.2। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया ये होगा 5 और 3 8 तो 10, 5 2 7, दोनों और एक 10, ठीक है। और ये कितना होगा 2 2 4 और 3 7 और एक 8, ये होगा 60। तो आपसे पूछा गया है कि कितना प्रतिशत है, जो 60 है ये 80 का कितना प्रतिशत है, 60 80 का कितना प्रतिशत है। तो आप कहेंगे 20 3 7 20 चौका 80, मतलब 3/4 क्या हुआ 75%। तो कितना राइट आंसर आपका 75% आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 22 इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 में क्या कहा गया है, तालिका दी गई है, 6 कर्मचारियों का वेतन दर्शाया गया है। एल और एम के संयुक्त वेतन का, एल और एम का संयुक्त वेतन कितना हुआ, ये होगा आप कहेंगे भैया 1150। और पी और क्यू के संयुक्त वेतन का, पी और क्यू, पी और क्यू कितना होगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 और 4 10 1050। अनुपात बताओ भैया, 5 से काट लो, 1 0 से 1 0 चली गई, आप कहेंगे भैया 23 और 21 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो प्रश्न नंबर 23 भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 क्या है कि 5 कंपनी है सी डी ई एफ और जी, बचत और व्यय का दर्शाया गया है। इनकम इक्वल टू क्या आता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। सभी कंपनियों की कुल आय का, सभी कंपनी की कुल आय ओके का कुल व्यय से अनुपात। तो कुल आय कितना हो जाएगा, देखो सेविंग और एक्सपेंडिचर दी गई है, तो सभी कंपनी का कितना का, ये टोटल होगा कितना होगा 1000, ये कितना हुआ 1800, ठीक है। आप उसको 1000 लिख लीजिए, 1000, एक से इसको लिख लीजिएगा 1000, ठीक है। ये होगा 1800, ये कितना हुआ 1500, चलिए ये कितना हुआ, ये हुआ 1100, और ये कितना हुआ 2000। ये टोटल इनकम हो गई। तो कितनी हुई टोटल इनकम, आप कहेंगे भैया 2 0 तो कंप्लीट है सब में। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 0 जा चुके हैं, ये होगा, ये नहीं है, यहाँ पर 1, ठीक है, 5 6 और 8 14, और 14 का 4 का बचा 1। तो आप करेंगे 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7। तो कितना होगा, ये होगा 7400। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, 7400 आपकी इनकम आ गई। तो इनकम कितनी आ गई, ये आ गई 7400। 7400 आते ही आप देखो ये नहीं ऑप्शन हो सकता, ये नहीं हो सकता, 3500 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुल व्यय की। तो कुल व्यय कितना हुआ, देखो व्यय कितना है, एक्सपेंडिचर है ऊपर का। तो आप यहाँ पर इसको एक बार कर लीजिए, ये 7400 आपको क्या आ गई, इनकम आ गई 7400, आप यहाँ पर लिख लीजिए कि भैया आपकी इनकम है 7400। अब हम बात करते हैं किसकी, एक्सपेंडिचर की, क्योंकि व्यय पर बात की गई है कुल व्यय। तो कुल व्यय कितना हुआ, कुल व्यय है ये 600, और कितना होगा 1100 1700 और 900 कितना होगा, ये होगा 2700, कितना हुआ, सॉरी ये कितना हुआ। इस प्रश्न में एक प्रॉब्लम थी, क्या थी अभी याद आया कि यहाँ पर क्या है, जो ये रेशो है ना, ये वाला रेशो किसका है, एक्सपेंडिचर का, और ये सेविंग है, ठीक है। तो ये कितना होगा 400 700 1100 6 1700 5 22, और कितना हुआ यहाँ पर, ये कितना है, तो कितना हो जाएगा 7 4 11 से 17 5 22 और 13 35, तो कितना हो जाएगा 3500 खर्चे का, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कितना हो जाएगा 74:35। तो ये प्रश्न कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी माध्यम के यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है। अब हम बात करते हैं हिंदी की। प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में बोला गया है कि दंडालेख में क्या है, 5 पुरुष शिक्षकों और महिलाओं को दर्शाया गया है। केवन क्या है, सभी 5 स्कूलों में पुरुषों शिक्षकों की कुल संख्या क्या है, केवन क्या है, केवन। तो केवन क्या है, सभी 5 में मेल, ठीक है। और K2 क्या है, सभी 5 में फीमेल की कुल संख्या। तो K1 माइनस K2 आपको बताना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो K1 माइनस K2, अगर आप यहाँ पर हिसाब लगाएं नॉर्मल सा, तो आप यहाँ पर कितना देख रहे हैं, यहाँ पर होगा माइनस के 40, यहाँ पर कितना होगा प्लस का 20, यहाँ पर कितना होगा अंतर प्लस के 100, अंतर कितना होगा प्लस के 80,
और यहाँ पर 0, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, 180, 200, 200 में से 40 गए, कितना हो जाएगा 160। तो K1 माइनस K2 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160। तो इसी के साथ प्रश्न नंबर 25 आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता।